नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आरबीआई के विलफुल डिफॉल्टर्स और लार्ज डिफॉल्टर्स के मास्टर डायरेक्शन को कवर करेंगे। यह टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत क्रिटिकल है। चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई डायरेक्शन के अनुसार लार्ज डिफॉल्टर की क्लासिफिकेशन के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, इसे ध्यान से पढ़ें। Under the Reserve Bank of India, treatment of willful defaulters and large defaulters directions, a borrower is treated as a large defaulter if the outstanding amount is at least rupees 1 crore and Option A. The account is classified as special mention account 2. Option B. The account is written off wholly. Option C. The account is classified as doubtful or loss. Option D. The account is outstanding for 12 months. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी अकाउंट डाउटफुल या लॉस होना चाहिए। अब लार्ज डिफॉल्टर का पूरा लॉजिक समझिए। आरबीआई के अनुसार लार्ज डिफॉल्टर वो है जिस पर 1 करोड़ या उससे ज्यादा का बकाया है, साथ ही उसका अकाउंट डाउटफुल या लॉस कैटेगरी में क्लासिफाई हो चुका है। इसमें वो अकाउंट्स भी शामिल हैं जिन पर रिकवरी के लिए सूट फाइल किया गया है। फर्क यह है कि SMA-2 सिर्फ एक अर्ली वार्निंग है, लेकिन डाउटफुल एसेट एक कंफर्म्ड डिफॉल्ट है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी पर 2 करोड़ का लोन है और वो एनपीए हो गया। जब तक वो डाउटफुल कैटेगरी में नहीं आता, वो लार्ज डिफॉल्टर लिस्ट में नहीं जाएगा। जैसे ही वो डाउटफुल बनेगा, बैंक उसे रिपोर्ट करेगा, जिससे क्रेडिट कल्चर में सुधार आएगा। तो दोस्तों, याद रखिए कि लार्ज डिफॉल्टर के लिए 1 करोड़ की लिमिट और डाउटफुल या लॉस स्टेटस होना अनिवार्य है। अगले सवाल में हम सूट फाइल अकाउंट्स के लीगल एक्ट्स को देखेंगे, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सूट फाइल अकाउंट की डेफिनेशन में कौन से एक्ट्स शामिल हैं? यह सवाल बहुत ट्रिकी है। अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, treatment of willful defaulters and large defaulters directions, the term suit filed account includes pending proceedings under which acts? 1. The Insolvency and Bankruptcy Code 2016. 2. The SURFACE Act 2002. 3. Acts governing cooperative societies. 4. The Indian Contract Act 1872. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1, 2 and 3 only. Option D. 1, 3 and 4 only. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हैं। अब समझिए कि सूट फाइल का दायरा क्या है। जब बैंक रिकवरी के लिए कोर्ट या ट्रिब्यूनल जाता है, तो उसे सूट फाइल कहते हैं। इसमें आईबीसी के तहत एनसीएलटी में जाना शामिल है। सरफेसी एक्ट के तहत एक्शन लेना भी शामिल है। यहां तक कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत रिकवरी भी शामिल है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक जनरल कानून है, न कि स्पेसिफिक रिकवरी फोरम। असल बात यह है कि आरबीआई ने इसका दायरा बढ़ाया है ताकि हर तरह की लीगल रिकवरी कवर हो सके। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए बैंक ने किसी कंपनी के खिलाफ आईबीसी में केस फाइल किया। इसे तुरंत सूट फाइल माना जाएगा। इसका असर यह होगा कि वो डिफॉल्टर अब सिस्टम में फ्लैग हो जाएगा और उसे क्रेडिट मिलना मुश्किल होगा। तो दोस्तों, याद रखिए कि आईबीसी और सरफेसी दोनों ही सूट फाइल की डेफिनेशन में आते हैं। अगला सवाल विलफुल डिफॉल्ट की सबसे जरूरी कंडीशन पर है, जहां लोग अक्सर गलती करते हैं।
विलफुल डिफॉल्ट कब माना जाता है? इसकी सही कंडीशन पहचानिए। अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, treatment of willful defaulters and large defaulters, directions, when is a willful default deemed to have occurred? 1. A borrower defaults despite having the capacity to honor the obligations. 2. A guarantor refuses to honor the guarantee despite having sufficient means. 3. A borrower defaults due to verifiable market volatility. 4. Guarantor defaults but holds no assets in their name. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। अब विलफुल डिफॉल्ट की कोर डेफिनेशन को समझते हैं। विलफुल डिफॉल्ट का मतलब है जानबूझकर पैसा न देना। अगर बोरोवर के पास पैसा है यानी कैपेसिटी है, फिर भी वो नहीं चुकाता, तो यह विलफुल डिफॉल्ट है। इसी तरह अगर गारंटर के पास साधन है पर वो गारंटी ऑनर नहीं करता, तो वो भी विलफुल डिफॉल्टर है। लेकिन अगर कोई मार्केट लॉस की वजह से डिफॉल्ट करता है, तो वो जेन्युइन डिफॉल्ट है, विलफुल नहीं। फर्क यह है कि विलफुल डिफॉल्ट में इंटेंशन खराब होती है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक बिजनेसमैन ने लोन लिया, प्रॉफिट कमाया, लेकिन बैंक को पैसे नहीं लौटाए और दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया। बैंक इसे विलफुल डिफॉल्ट मानेगा। इसका नतीजा यह होगा कि उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, याद रखिए कि विलफुल डिफॉल्ट के लिए पेमेंट कैपेसिटी का होना सबसे जरूरी शर्त है। अगले सवाल में हम विलफुल डिफॉल्टर बनने के लिए मिनिमम अमाउंट की लिमिट देखेंगे। विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने के लिए कम से कम कितना बकाया होना चाहिए? यह डेटा बेस्ड पॉइंट है। According to the Reserve Bank of India, treatment of willful defaulters and large defaulters, directions, what is the minimum outstanding amount for a willful defaulter? Option A. Rupees 10 lakh and above. Option B. Rupees 25 lakh and above. Option C. Rupees 50 lakh and above. Option D. Rupees 1 crore and above. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 25 लाख रुपए और उससे ऊपर। अब इस लिमिट का महत्व समझिए। आरबीआई ने विलफुल डिफॉल्टर के लिए थ्रेशोल्ड 25 लाख रखा है। इसका मतलब है कि अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट 25 लाख या उससे ज्यादा है, तभी उसे विलफुल डिफॉल्टर टैग दिया जा सकता है। यह लिमिट लार्ज डिफॉल्टर से अलग है, जो कि 1 करोड़ है। फर्क यह है कि विलफुल डिफॉल्ट छोटे अमाउंट पर भी लागू हो सकता है क्योंकि यह इरादे की गलती है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए किसी ने 30 लाख का लोन लिया और जानबूझकर डिफॉल्ट किया। बैंक तुरंत विलफुल डिफॉल्टर की प्रक्रिया शुरू कर देगा। इसका असर यह होगा कि उसका सिबिल स्कोर खराब होगा और भविष्य में लोन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, याद रखिए कि विलफुल डिफॉल्ट की शुरुआत 25 लाख रुपए के बकाया से होती है। चलिए अब 5वां सवाल देखते हैं। क्लासिफिकेशन प्रोसेस में बोरोवर के क्या अधिकार हैं, यह जानना जरूरी है। इसे गलत मत करना। Which statements regarding the classification process are correct under the Reserve Bank of India, treatment of willful defaulters and large defaulters, directions? 1. The borrower has 21 days to reply to the show cause notice. 2. The borrower has the right to be represented by a lawyer during the hearing. 3.
The review committee conducts the personal hearing. 4. The classification process is an in-house proceeding. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 4 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 3 and 4 only. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 1 और 4 सही हैं। अब इस प्रोसेस की बारीकियों को समझिए। बैंक सबसे पहले एक शो कॉज नोटिस देता है, जिसका जवाब देने के लिए बोरोवर को 21 दिन मिलते हैं। यह पूरी प्रक्रिया एक इन-हाउस प्रोसीडिंग है, यानी बैंक के भीतर ही होती है। इसलिए बोरोवर को वकील लाने का अधिकार नहीं होता है। पर्सनल हियरिंग भी रिव्यू कमेटी नहीं, बल्कि आइडेंटिफिकेशन कमेटी करती है। फर्क यह है कि यह कोई कोर्ट केस नहीं, बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए बैंक ने नोटिस भेजा। बोरोवर को खुद आकर सफाई देनी होगी, वो अपने वकील को नहीं भेज सकता। अगर वो कन्विंस नहीं कर पाया, तो उसे विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, याद रखिए कि यह एक इंटरनल प्रोसेस है और इसमें वकील की अनुमति नहीं होती है। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। लार्ज डिफॉल्टर के लिए 1 करोड़ का बकाया और डाउटफुल स्टेटस जरूरी है। सूट फाइल में आईबीसी और सरफेसी जैसे सभी रिकवरी एक्ट शामिल हैं। पैसा होने के बावजूद लोन न चुकाना ही विलफुल डिफॉल्ट कहलाता है। विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने के लिए कम से कम 25 लाख का बकाया चाहिए। यह एक इन-हाउस प्रक्रिया है जिसमें वकील ले जाने की अनुमति नहीं है। अब क्वेश्चन 6 में हम देखेंगे कि नॉन होल टाइम डायरेक्टर्स कब फंसते हैं, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अहम सवाल है। नॉन होल टाइम डायरेक्टर को कब जिम्मेदार माना जाता है, यह रूल बहुत स्पेसिफिक है। Under the Reserve Bank of India, treatment of willful defaulters and large defaulters, directions, when is a non-whole time director considered a willful defaulter? 1. The default took place with their consent. 2. The default took place with their connivance. 3. They were aware of the default but did not record an objection in the minutes. 4. They hold more than 10% equity in the borrowing company. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2 and 3 only. Option C. 3 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही हैं। अब डायरेक्टर की जिम्मेदारी का लॉजिक समझिए। एक नॉन होल टाइम डायरेक्टर, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आमतौर पर डे टू डे काम में शामिल नहीं होता। लेकिन अगर डिफॉल्ट उसकी सहमति या मिलीभगत से हुआ है, तो वो फंस जाएगा। सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि अगर उसे डिफॉल्ट का पता था और उसने बोर्ड मिनट्स में अपना विरोध दर्ज नहीं कराया, तो भी वो जिम्मेदार है। फर्क यह है कि यहाँ शेयर होल्डिंग नहीं, बल्कि कंडक्ट और साइलेंस मायने रखता है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए बोर्ड मीटिंग में फंड डाइवर्जन का प्रस्ताव आया। डायरेक्टर चुप रहा और उसने मिनट्स में नोट नहीं लिखवाया। अब जब डिफॉल्ट होगा, तो आरबीआई उसे भी विलफुल डिफॉल्टर मानेगा। इसका नतीजा यह होगा कि उसका पूरा करियर रिस्क में आ जाएगा। तो दोस्तों, याद रखिए कि सिर्फ पद होना काफी नहीं, गलती में शामिल होना या चुप रहना भी गुनाह है। अगले सवाल में हम देखेंगे कि बैंक को डिफॉल्टर घोषित करने के लिए कितना समय मिलता है। बैंक को डिफॉल्टर घोषित करने में कितनी देरी की छूट है, यह टाइमलाइन याद रखें।
Under the Reserve Bank of India, Treatment of Willful Defaulters and Large Defaulters, Directions, the bank must classify a borrower as a willful defaulter within what time frame? Option A. Within 90 days of the default event. Option B. Within 6 months of the account being classified as NPA. Option C. Within 1 year of the show cause notice issuance. Option D. Before filing a recovery suit in the Debt Recovery Tribunal. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी एनपीए बनने के 6 महीने के भीतर। अब इस डेडलाइन का महत्व समझिए। आरबीआई नहीं चाहता कि विलफुल डिफॉल्ट का टैग सालों तक लटका रहे। इसलिए नियम है कि जिस दिन अकाउंट एनपीए बना, उसके 6 महीने के अंदर बैंक को पूरी प्रक्रिया खत्म करके उसे विलफुल डिफॉल्टर घोषित करना होगा। फर्क यह है कि पहले बैंक इसे टालते थे, लेकिन अब यह टाइम बाउंड है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए 1 जनवरी को अकाउंट एनपीए हुआ। बैंक को 30 जून तक शोकॉज नोटिस और हियरिंग निपटाकर फाइनल ऑर्डर देना होगा। अगर बैंक ऐसा करता है, तो डिफॉल्टर को सिस्टम से जल्दी बाहर किया जा सकेगा और रिकवरी तेज होगी। तो दोस्तों, याद रखिए कि एनपीए डेट से 6 महीने की घड़ी शुरू हो जाती है। अगला सवाल विलफुल डिफॉल्टर बनने के बाद मिलने वाली सजा पर है, जो एग्जाम में आता है। विलफुल डिफॉल्टर बनने के बाद क्या सजा मिलती है, यह पॉइंट एग्जाम में आता है। Which statements regarding penal measures against willful defaulters are correct under the Reserve Bank of India, Treatment of Willful Defaulters and Large Defaulters, Directions? 1. New ventures are barred from credit facilities for 5 years after removal from the LWD. 2. Additional credit facilities are barred for 1 year after removal from the LWD. 3. The bar on new ventures applies for 10 years. 4. The bar on additional credit applies for 3 years. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 4 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 3 and 4 only. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 बिल्कुल सही हैं। अब पेनल्टी का गणित समझिए। विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट से नाम हटने के बाद भी सजा खत्म नहीं होती। नाम हटने के बाद अगले 5 साल तक वो कोई नई कंपनी या वेंचर के लिए लोन नहीं ले सकता और मौजूदा बिजनेस में एडिशनल क्रेडिट लेने पर भी 1 साल की रोक रहती है। फर्क यह है कि यह कूलिंग पीरियड लिस्ट से हटने के बाद शुरू होता है, न कि डिफॉल्ट के दिन से। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक डिफॉल्टर ने आज पूरा पैसा चुका दिया और लिस्ट से नाम हट गया। अब वो कल जाकर नया लोन नहीं मांग सकता, उसे 5 साल इंतजार करना होगा। इसका मतलब है कि मार्केट में उसकी फाइनेंशियल रेपुटेशन लंबे समय तक खराब रहेगी। तो दोस्तों, याद रखिए कि सजा लिस्ट से नाम हटने के बाद भी कुछ समय तक चलती रहती है। अगले सवाल में गारंटर की जिम्मेदारी के बारे में जानेंगे, जहां लोग अक्सर गलती करते हैं। गारंटर की जिम्मेदारी कब शुरू होती है, यहां लोग अक्सर गलती करते हैं। Which statements regarding guarantor liability are correct under the Reserve Bank of India, Treatment of Willful Defaulters and Large Defaulters, Directions? 1. Liability is coextensive with the principal debtor under Section 128 of the Indian Contract Act. 2. The lender must exhaust all remedies against the principal debtor first. 3. The lender can proceed against the guarantor without exhausting remedies against the principal. 4. Liability is secondary and contingent upon the principal's insolvency. Option A. 1 and 2 only.
Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. 1, 2 and 4 only. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 सही हैं। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 128 समझिए। गारंटर की जिम्मेदारी ठीक उतनी ही है जितनी कर्ज लेने वाले की। इसे कोएक्सटेंसिव लायबिलिटी कहते हैं। बैंक को गारंटर के पास जाने से पहले मुख्य देनदार पर केस करने की जरूरत नहीं है। बैंक सीधे गारंटर से पैसा मांग सकता है। फर्क यह है कि लोग सोचते हैं गारंटर सेकंड ऑप्शन है, लेकिन कानूनन वो भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए कंपनी ए ने लोन नहीं चुकाया। बैंक वेट नहीं करेगा, वो तुरंत गारंटर की प्रॉपर्टी नीलाम करने का नोटिस दे सकता है। इसका असर यह होता है कि बैंक की रिकवरी बहुत तेज हो जाती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि गारंटर की जिम्मेदारी उधार लेने वाले के बराबर ही होती है। अगले सवाल में हम रिपोर्टिंग की फ्रीक्वेंसी देखेंगे, जो एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। बैंकों को यह लिस्ट कितनी बार अपडेट करनी पड़ती है? यह फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। Which statements regarding the reporting of large defaulters are correct under the Reserve Bank of India, treatment of willful defaulters and large defaulters, directions? 1. Banks must submit the list to credit information companies, CICs, monthly. 2. Banks must submit the list to CICs annually. 3. For suit filed accounts, the rupees 1 crore threshold relates to the suit amount. 4. For suit filed accounts, the threshold relates to the original sanctioned limit. Option A. 1 and 3 only. Option B. 1 and 4 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 2 and 4 only. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी रिपोर्टिंग मंथली होती है और सूट अमाउंट देखा जाता है। अब रिपोर्टिंग के नियम समझिए। बैंकों को लार्ज डिफॉल्टर्स की लिस्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को हर महीने भेजनी होती है, ताकि डेटा फ्रेश रहे। सूट फाइल अकाउंट्स के लिए 1 करोड़ की लिमिट उस रकम पर लागू होती है जिसके लिए कोर्ट में केस किया गया है, न कि ओरिजिनल लोन पर। फर्क यह है कि पहले रिपोर्टिंग क्वार्टरली होती थी, अब यह रियल टाइम के करीब है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए बैंक ने 30 तारीख को लिस्ट अपडेट की, अगले महीने की पहली तारीख को ही सिबिल रिपोर्ट में वो डिफ़ॉल्ट दिखने लगेगा। इसका फायदा यह है कि बाकी बैंक उस डिफ़ॉल्टर को नया लोन देने से तुरंत बच जाएंगे। तो दोस्तों, याद रखिए कि रिपोर्टिंग अब सालाना नहीं, बल्कि हर महीने करनी होती है। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। नॉन होल टाइम डायरेक्टर अगर चुप रहे या साथ दिया तो वो भी जिम्मेदार होंगे। एनपीए बनने के 6 महीने के अंदर विलफुल डिफॉल्टर घोषित करना अनिवार्य है। नई कंपनी के लिए 5 साल और पुराने बिजनेस में लोन पर 1 साल की रोक है। बैंक सीधे गारंटर से वसूली कर सकता है, उसे इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लार्ज डिफॉल्टर्स की रिपोर्टिंग अब हर महीने क्रेडिट कंपनियों को करनी होती है। अब क्वेश्चन 11 में हम लोन ट्रांसफर के वक्त डिफॉल्टर क्लासिफिकेशन का नियम देखेंगे। लोन बेचते समय डिफॉल्टर का स्टेटस क्या होता है, यह नियम बहुत क्रिटिकल है। Which statements regarding the transfer of defaulted loans are correct under the Reserve Bank of India, treatment of willful defaulters and large defaulters, directions? 1. The transferor must complete the willful defaulter classification before transferring the asset. 2. The transferor must report the borrower to CICs before the transfer.
3. The transferee must report the account as a willful defaulter until the balance falls below rupees 25 lakh. 4. The transferee has no reporting obligations for purchased debts. Option A. 1 and 2 only. Option B. 3 and 4 only. Option C. 1, 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पहले 3 स्टेटमेंट सही हैं। अब लोन ट्रांसफर का रूल समझिए। अगर कोई बैंक अपना एनपीए किसी और को बेचता है, तो बेचने वाले बैंक को पहले यह तय करना होगा कि वो विलफुल डिफॉल्टर है या नहीं। उसे रिपोर्ट भी करना होगा। खरीदने वाले बैंक या एआरसी की जिम्मेदारी है कि वो तब तक रिपोर्टिंग जारी रखे जब तक बकाया 25 लाख से नीचे न आ जाए। फर्क यह है कि बैंक अपनी मुसीबत सिर्फ ट्रांसफर करके पल्ला नहीं झाड़ सकता, उसे क्लासिफिकेशन पूरा करना ही होगा। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए बैंक ने एक डिफॉल्टर का लोन एआरसी को बेचा। एआरसी अब उस डिफॉल्टर का नाम सिबिल में डालती रहेगी जब तक रिकवरी न हो जाए। इसका फायदा यह है कि सिस्टम में डिफॉल्टर का टैग बना रहता है और वो कहीं और से लोन नहीं ले पाता। तो दोस्तों, याद रखिए कि लोन बेचने से पहले क्लासिफिकेशन करना बेचने वाले की जिम्मेदारी है। अगले सवाल में हम फॉरेंसिक ऑडिट की लिमिट देखेंगे, जो फ्रॉड पकड़ने के लिए जरूरी है। फॉरेंसिक ऑडिट कब अनिवार्य होता है? इसकी लिमिट कौन तय करता है? Under the Reserve Bank of India, treatment of willful defaulters and large defaulters, directions, when should a bank commission a forensic audit of a borrower's affairs? Option A. If the outstanding amount exceeds rupees 50 crore. Option B. If the outstanding amount exceeds rupees 500 crore. Option C. If the outstanding amount exceeds a threshold fixed by the board-approved policy. Option D. If the outstanding amount exceeds the limit notified by the RBI annually. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी बोर्ड पॉलिसी तय करेगी। अब फॉरेंसिक ऑडिट का नियम समझिए। बैंक को यह चेक करना होता है कि पैसा सही जगह लगा या नहीं। इसके लिए हर बैंक का बोर्ड एक थ्रेशोल्ड लिमिट तय करता है। अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट उस लिमिट से ऊपर है, तो फॉरेंसिक ऑडिट करना जरूरी हो जाता है। आरबीआई ने यह लिमिट फिक्स नहीं की, बल्कि बैंकों पर छोड़ा है। फर्क यह है कि हर बैंक अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से यह लिमिट तय कर सकता है। इसे एक उदाहरण से प्रूव करते हैं। मान लीजिए बैंक के बोर्ड ने 50 करोड़ की लिमिट सेट की है। अगर 60 करोड़ का लोन डिफॉल्ट होता है, तो बैंक तुरंत ऑडिट शुरू कराएगा। इससे यह पता चलेगा कि कहीं फंड डाइवर्जन या फ्रॉड तो नहीं हुआ। तो दोस्तों, याद रखिए कि ऑडिट की लिमिट आरबीआई नहीं, बल्कि बैंक का बोर्ड डिसाइड करता है। तो दोस्तों, आज हमने विलफुल और लार्ज डिफॉल्टर्स के सभी अहम नियम कवर कर लिए हैं। हमने देखा कि 25 लाख और 1 करोड़ की लिमिट्स अलग-अलग हैं। गारंटर की जिम्मेदारी और डायरेक्टर के रोल को भी हमने समझा। इस टॉपिक को समय समय पर रिवाइज करते रहें, क्योंकि एग्जाम में इससे सवाल पक्का आएगा। अपनी तैयारी जारी रखें और अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।